मेरा नाम इमरान और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की कहानी को हम 1975 से स्टार्ट करते हैं। 1975 से माइक्रोसॉफ्ट बन चुकी है। बिल गेट्स की उम्र 20 साल है। देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट आज भी दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। और माइक्रोसॉफ्ट जब स्टार्ट हुई तब भी उनकी जो बेसिक का वर्जन था वो शायद सबसे अच्छा वर्जन नहीं था। हज़ारों लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट की डोमिनेशन, वर्ल्ड डोमिनेशन की वजह क्या है? जो लोग आज नया कारोबार शुरू कर रहे हैं ना, आज नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए समझने की ये ज़रूरत है कि शायद दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर आपके पास हो, दुनिया की सबसे अच्छी एप्लीकेशन आपके पास हो, मगर आपका बिजनेस मॉडल अगर ठीक नहीं है तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी का राज वो नेगोशिएशंस हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिल गेट्स ने शुरू के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए मुख्तलिफ कंपनी से किए। वो रॉयल्टीज़, वो लफ्ज़, वो वर्डिंग जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी गई वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं 1975 से। माइक्रोसॉफ्ट का पहला सॉफ्टवेयर एम एस बेसिक ऑल्टेयर 8800 के साथ शिप होने को तैयार है। 1976 रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट का $22,000, $22,000। हज़ारों की तादाद में मिट्स कंपनी, एड रॉबर्ट्स की कंपनी ऑल्टेयर 8800 शिप करती है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू कुछ भी नहीं। वजह क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखिए, समझने की ज़रूरत है कि 1976 में जब ऑल्टेयर के साथ एम एस बेसिक की कॉपी बेची जा रही थी तो उस ज़माने में दुनिया के अंदर कॉपीराइट लॉज नहीं थे। एंटी पायरेसी लॉज का क़याम अभी अमल में नहीं आया था। यानी एक शहर के अंदर अगर आप एक ऑल्टेयर 8800 ख़रीद लें और एक कॉपी एम एस बेसिक की उसके साथ ले लें तो आप अनगिनत तौर पे उसको कॉपी कर सकते थे, उसकी पायरेसी कर सकते थे। यानी कि हार्डवेयर के पैसे आप दे देते थे मगर सॉफ्टवेयर के पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं थी। फाइनली 1980 में 4 साल के बाद कांग्रेस ने इस कानून को समझा, सॉफ्टवेयर को समझा और उन्होंने इस नतीजे पे वो कांग्रेस पहुंची कि सॉफ्टवेयर भी एक किताब की तरह है, एक क्रिएटिव वर्क है, एक्सप्रेस्ड थ्रू अ टेंजिबल मीडियम, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्रिएटिव काम है और टेंजिबल मीडियम यानी कंप्यूटर के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसको किताब की तरह कॉपीराइट का हक हासिल होना चाहिए। इसी तरह फाइनली कांग्रेस ने एक कानून पास किया, उसका नाम जो है वो टाइटल 17 कॉपीराइट्स चैप्टर 1 स्कोप ऑफ कॉपीराइट लिखा ये गया। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी कॉपीड, कॉपिंग सॉफ्टवेयर इज़ पायरेसी। आज की दुनिया में जो आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, जो सब आप सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, ये इसी कानून के ऊपर बेस्ड है। जो लीगल फ्रेमवर्क है आज भी 45 साल बाद भी वो इसी कानून के ऊपर बेस्ड है कि जो सॉफ्टवेयर मैं और आप इस्तेमाल करते हैं वो एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के तहत आप इस्तेमाल करते हैं। जो सोर्स कोड होता है उस सॉफ्टवेयर का वो उसकी मिल्कियत होती है, जो वो सॉफ्टवेयर बनाता है वो उसका राइट जो है वो रिटेन करता है। और जब मैं और आप वो सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे इस्तेमाल करते हैं तो वो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट होता है जो वो क्रिएटर हमें देता है ताकि हम उसको अपनी मशीन पे इस्तेमाल कर सकें। उस सॉफ्टवेयर को इलीगली हम कॉपी नहीं कर सकते, पायरेट नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। कहानी पे वापस आते हैं, 1975 में वापस आते हैं। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बिल गेट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था। हालांकि ऑल्टेयर भी बिक रहा था, लोग एम एस बेसिक भी इस्तेमाल कर रहे थे, मिट्स कंपनी पैसा भी बहुत ज़्यादा बना रही थी, मगर माइक्रोसॉफ्ट को कोई पैसा नहीं आ रहा था। तो मिट्स कंपनी का प्रॉब्लम ये था कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने एम एस बेसिक को दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट किया मिट्स कंपनी के साथ, तो उन्होंने मिट्स कंपनी को ये राइट दे दिया कि सिर्फ वो जो हैं वो एम एस बेसिक को बेच सकते हैं। वो एम एस बेसिक को बेच के जो उसको बेच के रॉयल्टी आती है वो 50% उसका माइक्रोसॉफ्ट को देंगे। माइक्रोसॉफ्ट खुद डायरेक्टली जो है वो ना उसको बेच सकता है, ना शिप कर सकता है, ना किसी और मैन्युफैक्चरर को दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट हेल्पलेस है, बिल गेट्स हेल्पलेस हैं। एग्रीमेंट जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट को बांध के रखा हुआ है। फिर एक साल आता है 1977, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर जिसने दुनिया में माइक्रो कंप्यूटिंग की तारीख को बदल के रख दिया। एक साल जिसको बाइट
मैगज़ीन कहता है होली ट्रिनिटी ऑफ 1977। रेडियो शैक जो एक बहुत मशहूर बहुत बड़ी अमेरिका की कंपनी थी, TRS-80 के नाम से एक माइक्रो कंप्यूटर लेकर आती है। कॉमोडोर पर्सनल कंप्यूटर PET वो रिलीज़ होता है, और आपका जाना माना एप्पल II 1977 में रिलीज़ होता है। एक ही साल में ये तीनों माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं इनको रिलीज़ करने की खबर आती है। एडवांटेज क्या है इनका ऑल्टेयर 8800 के ऊपर, कि ये पहले जो हैं वो कम्प्लीटली बिल्ट कंप्यूटर्स होते हैं, किट्स नहीं होते, यानी कि डब्बे के अंदर से निकालें, अपने घर में रखें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। माइक्रो कंप्यूटर का रेवोल्यूशन दुनिया में आने लगा है, दुनिया एनालॉग से डिजिटल होने लगी है। और माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक के लिए ये तीनों कंपनीज जो हैं वो बिल गेट्स को अप्रोच करती हैं। प्रॉब्लम यह है कि बिल गेट्स जो है वो अपना ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेच नहीं सकते। बिल गेट्स उनको कहते हैं कि एड रॉबर्ट्स भी से बात करें, मिट्स से बात करें, मगर मिट्स का एक प्रॉब्लम है, अगर उनके कंपटीशन में ये तीनों कंपनियां आ जाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स ले आती हैं, तो फिर ऑल्टेयर कौन खरीदेगा, क्योंकि ये तीनों कंप्यूटर जो हैं ये ऑल्टेयर 8800 से बेहतर होते हैं। तो मिट्स कंपनी और एड रॉबर्ट्स जो हैं वो नेगोशिएशन को ड्रैग करते हैं, नेगोशिएशन में उल्टे सीधे क्लॉज डालने की कोशिश करते हैं। इस बात को वो भूल जाते हैं कि एक मिस अलाइंड इंसेंटिव का क्लॉज बिल गेट्स के फादर यानी बिल गेट्स सीनियर ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। जी वही बिल गेट्स सीनियर जिनने जगह जगह अपनी कानूनी माहिर होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के जो शुरू के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनमें इंतहाई ज़्यादा पिवटल रोल अदा किया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मिट्स जो है वो अपनी पूरी सलाहियत के साथ माइक्रोसॉफ्ट बेसिक को बेचेगी। बिल गेट्स के फादर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक किया और ये सवाल उठाया कि मिट्स कंपनी जो है वो अपने कंप्यूटर अपनी सेल को बचाने के लिए MS बेसिक को बाकी इन 3 नए कंप्यूटर्स को नहीं दे रही। एक और इंटरेस्टिंग बात होती है 1977 में कि $6.5 मिलियन 6.5 मिलियन डॉलर्स एड रॉबर्ट्स को मिलते हैं मिट्स कंपनी को बेचने के लिए। तो वो फाइनली जो है एक कंपनी परटेक PERTK को मिट्स कंपनी सेल कर देते हैं और एड रॉबर्ट जो हैं वो पैसे जेब में डालते हैं और फारिग हो जाते हैं। ये जो परटेक कंपनी है उनको ये जो क्लॉज होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसका उनको पता होता है कि जो राइट टू सेल MS बेसिक है ये मिट्स कंपनी के पास है। मगर जो उस ज़माने में चूँकि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है बिल गेट्स की, परटेक जो होती है बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो ये सोचते हैं कि ये बिल गेट्स जो है ये 20 साल का बच्चा है, इसको हम हैंडल कर लेंगे। ये रियलाइज़ इस बात को नहीं करते कि उस वक्त तक बिल गेट्स के फादर बिल गेट्स सीनियर अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट लीगल माइंड्स होते हैं, अमेरिका के बहुत बड़े लॉयर बन चुके होते हैं। बिल की उम्र जो है वो 20 साल है और माइक्रोसॉफ्ट इंटरेस्टिंगली जब अपनी 50वीं सालगिरह मनाएगी 2025 में तो उस वक़्त बिल गेट्स की उम्र 70 साल होगी। ये बात मैंने सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स के काम का स्कोप बनाने के लिए की है। फाइनली ऑल्टेयर बिट्स कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, कोर्टों का रुख करते हैं और नवंबर 1977 में फाइनली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट केस जीत जाती है। माइक्रोसॉफ्ट को MS बेसिक बेचने का राइट जो है वो अमेरिका के कोर्ट दे देते हैं। अब वो जिसको मर्ज़ी चाहे अपना सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं। और पहला काम बिल गेट्स क्या करते हैं, MS बेसिक एप्पल कंप्यूटर, कॉमोडोर और रेडियो शॉक को बेच देते हैं ताकि वो अपनी जो नई मशीन आ रही हैं उसमें MS बेसिक का वर्जन जो है वो पब्लिश कर सकें। यहाँ पे एक छोटा सा फुटनोट आपको बताता चलूँ, आपके हमारे जाने माने स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर हैं, एप्पल II के साथ वो मार्केट में आए हैं, मार्केट में छाने लगे हैं। उनको जब वो एप्पल II निकालते हैं तो उन्होंने जाहिर है कि उसके साथ बेसिक का एक वर्जन अपनी मशीन में देना होता है। बिल गेट्स उनके पास जाते हैं। ये भी अगेन एक तरह की अर्बन मिथ, अर्बन लेजेंड है इन दोनों अजीम लोगों के दरमियान कि जब बिल गेट्स उनके पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि स्टीव जॉब्स आपको मैं MS बेसिक के 8 साल के राइट्स दे दूंगा विदाउट एनी रॉयल्टी $31,000 में, $31,000 में, जो प्रैक्टिकली मुफ्त होते हैं। यानी वो इतने कम पैसे होते हैं कि स्टीव जॉब्स उस ज़माने में सोचते हैं, इसमें उसने इंटरव्यू भी दिया हुआ है स्टीव जॉब्स ने,
कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं 4 या 5 आदमी भी रख लूँ जो मुझे एप्पल के लिए बेसिक का वर्जन बना के दे दें, तो ओवर द कोर्स ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल में जो कॉस्ट है वो शायद लाखों डॉलर होगी उन लोगों को रिटेन करने की, उस सॉफ्टवेयर को चलाने की। $31,000 जो है ये तो ऑलमोस्ट फ्री में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमें बेसिक देने जा रही है, तो वो प्लान ड्रॉप कर देते हैं। एप्पल खुद बेसिक को अपने कंप्यूटर के लिए बनाने का प्लान ड्रॉप कर देती है, और MS बेसिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बेसिक के साथ एप्पल 2 रिलीज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अगेन बार बार बिल गेट्स का थॉट प्रोसेस बताना चाहता हूँ। बिल गेट्स का ये ख्याल था कि मैं अगर $31,000 नहीं भी लेता एप्पल से, और अगर मैं फ्री में भी $31,000 ना भी लूँ, और फ्री में भी अगर MS बेसिक जो है वो देना शुरू कर दूँ इन कंप्यूटर्स को, इन कंप्यूटर कंपनीज़ को जो अभी मार्केट में आ रही हैं, तो इवेंचुअली जो यूज़र इंटरफेस है वो इतना बढ़ जाएगा MS बेसिक का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग हार्डवेयर नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, लोग एक्चुअली एक मशीन पर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो ये समझते थे कि इतनी ताकत आ जाएगी इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट के पास कि वो अपने कंपटीशन को हिला के रख देंगे, तबाह करके रख देंगे। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है जो बिल गेट्स ने 1977 में कर दी थी, और ये आगे चल के बिल्कुल सही साबित हुई कि ताकत जो है वो सॉफ्टवेयर की है, ताकत जो है वो हार्डवेयर की नहीं है। अच्छा, बिल गेट्स इतने कम पैसों में बेच कैसे रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट कैसे चल रही थी? उसकी वजह यह है कि बिल गेट्स के कोई ख़ास ओवरहेड नहीं थे। 1977 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट के 5 थे। रेवेन्यू 1977 का $381,000, $3,81,000 रेवेन्यू फॉर द ईयर 1977 फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है 1978 में, यानी 1978 जब आता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक ग्लोबल कंपनी बन जाती है बिल्कुल आउट ऑफ एक्सीडेंट। एक कॉल आती है बिल गेट्स को जापान से, फ्रॉम ऑल द अदर प्लेसेस। जापान वो जगह थी जहाँ पे अभी नए नए माइक्रो कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए थे। एक शख्स उनको कॉल करता है, उसका नाम होता है काज़ुहिरो निशी। काज़ुहिरो निशी उनको फ़ोन करता है और उसको ऑफ़र करता है बिल गेट्स को कि वो MS बेसिक की कॉपी जापानीज़ टेक कंपनीज़ को, वो जो कंपनीज़ जापान में कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर बना रही होती हैं, उनको वो मार्केट करना चाहता है। तो वो एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेता है MS बेसिक को, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स को जापान में बेचने का। 1979 में एक्चुअली अगर आप रेवेन्यू देखें माइक्रोसॉफ्ट का, तो 1979 में 50% से ज़्यादा रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट का ओवरसीज़ मार्केट से आ रहा था। और बहुत हैरतअंगेज़ बात यह है कि आज तक 2024 तक 50% से ज़्यादा रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट का आज भी ओवरसीज़ मार्केट से आता है। 1977 में मैंने अभी आपको बताया रेवेन्यू फॉर द ईयर 1977 $381,000, $381,000, $3,81,000। 1978 में जब जापान में MS बेसिक को बेचना शुरू किया गया, रेवेन्यू फॉर 1978 $1.3 मिलियन, $1.3 मिलियन। 1979 1980 का जो रेवेन्यू है $2.4 मिलियन। यहाँ पे एक बहुत पिवटल मोमेंट आता है 1979 में। बिल गेट्स और पॉल एलन ये डिसाइड करते हैं कि वो अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको से मूव करके सिएटल में लोकेट हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का नया जो हेड ऑफिस है वो सिएटल वाशिंगटन में बनेगा। 25 एम्प्लॉयज़ होते हैं 1979 में माइक्रोसॉफ्ट में। वो सारे के सारे अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको से मूव होकर सिएटल चले जाते हैं। एक तो उसकी वजह ये थी कि सिएटल जो था वो ज़माने में जो सिलिकॉन वैली बन रही थी कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को के पास, ये उससे ज़्यादा दूर नहीं था मगर उसके बीच में भी नहीं था। और इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो कि बहुत फोरसाइट साबित हुई माइक्रोसॉफ्ट की लाइफ में कि सिएटल वाशिंगटन के पास वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी है जी, वही यूनिवर्सिटी जहाँ पे पॉल एलन को एडमिशन मिला था, वो पढ़ने गए थे। आज भी अगर आप दुनिया के टॉप कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम देखें तो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी पहली 10 यूनिवर्सिटीज़ में है दुनिया में जहाँ से कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स निकलते हैं। बहुत बड़ी तादाद में शुरू के जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया। फाइनली 1979 में बिल गेट्स रीलोकेट कर देते हैं, सिएटल आ जाते हैं, अपने शहर
वापस आ जाते हैं। और उसके बाद वो साल जिसने माइक्रोसॉफ्ट की और सॉफ्टवेयर की तारीख तब्दील कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, साल है 1980। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर की डील होने जा रही है किसके दरमियान? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंपनी थी, और माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे 25 एम्प्लॉइज़ थे। बिल गेट्स एक छोटे से दफ्तर में सिएटल वाशिंगटन में सॉफ्टवेयर बना रहे थे। इन दोनों के दरमियान मायदा होने जा रहा है। 1980 को इंतहाई पिवटल ईयर करार दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में। दो बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। एक तो ये IBM का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे, मगर जो मैंने आपको स्टीव बामर के बारे में पहले भी बताया था कि वो बिल गेट्स के दोस्त बनते हैं। हार्वर्ड के ज़माने में बहुत तेज़ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके अलावा स्टीव बामर के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई तेज़ एनालिटिकल माइंड रखते हैं और एक मार्केटिंग जीनियस होते हैं। इनफैक्ट बिल गेट्स जब IBM का कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम आया तो वो स्टीव बामर को इतना ज़्यादा उनका दिल था कि वो माइक्रोसॉफ्ट में आए कि 8.5% ऑफ द कंपनी उन्होंने ऑफ़र की स्टीव बामर को कि आप कंपनी के 8.5% के हिस्सेदार बन जाएं, मगर आप आके काम करें। स्टीव बामर आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट के कारोबार के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री के अंदर इंतहाई पिवटल है। हम IBM के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वापस चलते हैं। IBM जो है वो 1980 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, मगर IBM उस ज़माने में मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाती थी। मैंने आपको पहले बताया था कि एक कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी मशीन रख दी जाती थी, मिलियंस ऑफ डॉलर उसकी कीमत होती थी। 1980 में एक इंटरेस्टिंग बात जो हुई कि इंटेल जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही थी, तो 1980 में 1979-1980 के ईयर में इंटेल जो है वो एक चिप अनाउंस करती है, 8086 चिप। पिछली किस्त में आपको मैंने बताया था कि ऑल्टेयर जो है वो 8080 चिप पे बेस्ड था, जो कि 8 बिट चिप था। यानी इंटेल का पहला चिप 8080 चिप जो था उस पे जो है वो ऑल्टेयर बेस्ड था। अब इंटेल अनाउंस करती है 8086 चिप, जो कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि वो डबल ताकत रखता है 8080 चिप से। तो 1980 में जब ये प्रोसेसर आने लगा तो IBM ने डिसाइड किया कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर की मार्केट है इसमें हमें आना चाहिए। उस वक्त IBM की जो मार्केट कैप थी, यानी IBM की जो वैल्यूएशन थी वो 150 अरब डॉलर थी, 150 बिलियन डॉलर। और उनका ये ख्याल था कि हम इतनी बड़ी कंपनी है कि जब हम माइक्रो कंप्यूटर बनाएंगे और जब हम पर्सनल कंप्यूटर बनाएंगे तो हम दुनिया पे छा जाएंगे। यानी दुनिया में हर आदमी जो है वो सिर्फ IBM ख़रीदेगा। उनकी जो मशीन थी उसका आइडिया जो है वो 8086 चिप, इंटेल के चिप के ऊपर बेस्ड था। और IBM जो है वो एक हार्डवेयर की कंपनी थी, यानी हार्डवेयर बनाना, कंप्यूटर को बनाना जो है वो तो मसले कोई नहीं था। यानी उन्होंने सिर्फ पार्ट्स इकट्ठे करने थे और एक कंप्यूटर बना देना था, उस पर IBM का टप्पा लगाना था, और वो कंप्यूटर जो है वो उन्होंने दुनिया में शिप कर देना था। और उनके हिसाब से उनका नाम इतना बड़ा था कि उनका नाम से बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बिक सकते थे। प्रॉब्लम ये था कि उन कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल हो, क्योंकि उस वक्त जो है वो IBM जो है वो इस किस्म का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया करती थी। तो क्या करते वो, ज़ाहिर है कि उस वक्त हर कंप्यूटर के अंदर तकरीबन जो छोटे मोटी कंपनीज थी MS बेसिक का इस्तेमाल कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक का। तो उन्होंने फ़ोन किया बिल गेट्स को, उन्होंने कहा कि हमें आपसे मीटिंग करनी है, मीटिंग को खुफिया रखा जाए। और IBM की टीम सियाटल जाती है बिल गेट्स से मिलने। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन काम था वो MS बेसिक को बनाना और MS बेसिक को बेचना, जिसको आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। यानी जब आप कंप्यूटर खोलते हैं और जो सिस्टम आपके सामने आता है, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस वक्त तक प्रॉपरली इजाद नहीं हुआ था। यानी कंप्यूटर के अंदर बस ये बेसिक किस्म के प्रोग्राम चलते थे और कोई ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। तो इसलिए अब हम कहानी में एक इंटरेस्टिंग तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर भी बनना शुरू होने लगा है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ज़माना भी आने लगा है। अच्छा, उस वक्त तक जो फोकस था IBM का वो एंटरप्राइज कंप्यूटिंग सिस्टम्स के ऊपर था। यानी वो कंप्यूटर्स जो दफ्तरों में इस्तेमाल होते थे, स्प्रेडशीट्स वगैरह में इस्तेमाल होते थे, वो लोग जो दफ्तरों में इस्तेमाल करते थे। रेवोल्यूशन ये आ रहा था कि लोगों ने घरों में इस्तेमाल करने के लिए भी कंप्यूटर्स लेना शुरू कर दिए थे। तो IBM का ख्याल था कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो है वो एंटरप्राइज हार्डवेयर के अंदर तो वो ऑलरेडी सबसे डोमिनेंट प्लेयर थे,
वो पर्सनल कंप्यूटर मार्केट के अंदर भी सबसे बड़े प्लेयर बनना चाहते थे। माइक्रोसॉफ्ट का ये विजन था कि वो MS बेसिक के साथ ऑलरेडी पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में थी। उनका एक ख्याल था कि IBM के साथ जब वो पार्टनरशिप करेंगे तो वो एंटरप्राइज मार्केट के अंदर भी एंटर हो जाएंगे। अच्छा, जब IBM और माइक्रोसॉफ्ट की नेगोशिएशन जारी थी तो एक दिन उनका एक एग्जीक्यूटिव उनको कहता है कि भाई हमें अपने नए कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया करती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। बिल गेट्स के एक दोस्त थे, उनका नाम था गैरी किल्डेल। उनकी एक कंपनी थी डिजिटल रिसर्च कैलिफोर्निया में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया करती थी। तो बिल गेट्स ने ऐसे ही IBM वालों को कहा कि भाई आप डिजिटल रिसर्च के पास जाएं और उनके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 8086 चिप के लिए तैयार है, आप उनसे लेने जाके। IBM ने बिल गेट्स को कहा कि आप जो हैं वो मीटिंग तय करा दें हमारी डिजिटल रिसर्च से। बिल गेट्स कॉल करते हैं गैरी किल्डेल को और उनको कहते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी आ रही है आपके पास, आपसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ख़रीदना चाहती है, आप बराए मेहरबानी उनसे मीटिंग कर लें। हिस्ट्री जो है यहाँ पे कैसे मोड़ लेती है, कैसे कैसे फ़ैसले होते हैं, कैसी कैसी लोगों से गलतियाँ होती हैं, ये अभी आपको पता लग जाएगा। जब IBM जाती है डिजिटल रिसर्च के पास मीटिंग करने तो गैरी किल्डेल जो है वो उस मीटिंग में नहीं होते। कहा जाता है कि दो बातें की जाती हैं। एक बात ये की जाती है कि गैरी किल्डेल को ये नहीं पता था कि जो कंपनी आने वाली है वो IBM है, तो वो उस दिन अपना जहाज उड़ा रहे होते हैं। और दूसरी कहानी ये है कि वो किसी और क्लाइंट को जिनको वो इम्पोर्टेंट समझते हैं वो उस दिन जो है वो उनसे मीटिंग करते हैं और उनकी जो बेगम होती हैं गैरी की, डॉर्थी, वो उनको कहते हैं कि आप जो हैं जो बिल गेट्स से लोग भेजे हैं उनसे मीटिंग कर लें। डॉर्थी मीटिंग करती है IBM वालों से, IBM इम्प्रेस नहीं होती, वो इनफैक्ट नाराज़ हो जाते हैं और वापस आते हैं बिल गेट्स के पास और वो उनको कहते हैं कि भाई ये कंपनी नहीं चलने वाली, माइक्रोसॉफ्ट ही हमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मशीन के लिए बना के दे दे। बिल गेट्स ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करने वाले शख्स नहीं थे, वो इस अपॉर्चुनिटी पे जंप करते हैं और वो IBM को कहते हैं कि हम आपको MS बेसिक के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना के दे देंगे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाती ही नहीं। यहाँ पे एंट्री होती है एक और कंपनी की, एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, जो सिएटल के अंदर काम करती है। और उस कंपनी के अंदर एक शख्स होते हैं टिम पैटरसन। टिम पैटरसन अपने फारिग टाइम के अंदर सिएटल कंप्यूटर वर्क्स के अंदर काम करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जो 16 बिट 8086 चिप के ऊपर चलता है। और क्या मज़ेदार नाम उसको देते हैं, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बनता है ये, QDOS। माइक्रोसॉफ्ट जाती है, उनसे बात करती है, कंपनी से बात करती है और $25,000 के एवज ये सिस्टम जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सिएटल कंप्यूटर वर्क्स से माइक्रोसॉफ्ट ख़रीद लेती है और इसका नाम तब्दील करके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या DOS रख देती है। आगे वो MS लगा देती है, MS DOS, जो आज तक दुनिया में शुरू में बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है। $25,000 के एवज माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीदती है। बाद में $50,000 ये जो है सिएटल कंप्यूटर वर्क्स को माइक्रोसॉफ्ट दोबारा देती है और टोटल जो है वो $75,000 के अंदर QDOS को ख़रीदा जाता है। इसकी तमाम रॉयल्टीज़, इसकी तमाम ओनरशिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ले लेती है। एक तखमीने के मुताबिक, एक एस्टिमेट के मुताबिक, ओवर द कोर्स ऑफ 20 ईयर्स माइक्रोसॉफ्ट जो है वो QDOS से कई अरब डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। तो फाइनली जी QDOS भी तैयार है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार है, MS बेसिक भी तैयार है IBM को बेचने के लिए। अब हम चलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट IBM करती है माइक्रोसॉफ्ट से इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को ख़रीदने का। टोटल पेमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट को मिलती है इन दोनों सिस्टम्स को ख़रीदने की IBM की तरफ से, वो मिलती है $430,000, $430,000 फिक्स जी, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई बाद में नहीं, कोई ओनरशिप नहीं। जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का IBM की मशीन में चलेगा
1 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। टोटल वन टाइम पेमेंट हुई $430,000। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक क्लॉज माइक्रोसॉफ्ट डलवाती है, वो ये डलवाती है कि जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी QDOS है, और उसके अलावा जो MS बेसिक है, माइक्रोसॉफ्ट के पास ये राइट रहेगा कि वो उसको जिसको मर्जी बेच सके। IBM की तरफ से ये सोच होती है कि हम इतनी बड़ी कंपनी हैं कि हमारा जब कंप्यूटर आएगा तो हमारे अलावा तो कोई कंप्यूटर ख़रीदेगा ही नहीं, तो ये जिसको बेचना चाहे बेचने, हम तो $430,000 में ये ले रहे हैं। जब हमारा सिस्टम आएगा तो वैसे ही कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्लॉज के ऊपर IBM ने खासी बहस नहीं की। इसका नतीजा जो है वो IBM को बहुत जल्दी मिलने वाला है। बिल गेट्स की जगह जगह ये सोच हमें नज़र आती है कि बिल गेट्स का ख्याल था कि जो उनके इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो बन गए हैं, इनिशियल सॉफ्टवेयर है, वो दुनिया में जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर जाएगा, तो उनको ये बात समझ आई थी कि ये तमाम कंपनीज़, एप्पल कंपनी हो गई, रेडियो शैक हो गई और अब IBM हो गई, ये एक्चुअली ये कंपनी ये समझ रही है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर बेच रही हैं, कंप्यूटर्स बेच रही है, मगर ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की मार्केटिंग कर रही है। यानी जो शख्स अपना कंप्यूटर ऑन करके जिस इंटरफेस से वो डील करता है, वो तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, और इनको अगर वो कम कीमत पे भी इन कंपनीज़ को दें तो इवेंचुअली एक इतनी बड़ी मार्केट, कंज्यूमर मार्केट क्रिएट हो जाएगी जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पसंद करती होगी, काम करना जानती होगी। तो इवेंचुअली उनका ख्याल था कि वो वाहिद कंपनी रह जाएंगे। अगेन वो प्रोफेसी जो उन्होंने 1977 में सोची थी, वो IBM डील के अंदर भी उनका ये ख्याल था कि इनको बेच लेने दें। एक दफ़ा ये बहुत हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर बेचेंगे, मगर सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होगा वो माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल होगा। फिर एक और गलती जो IBM ने की वो ये की कि जब उन्होंने अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर शिप करने का टाइम आया, तो उनके एग्जीक्यूटिव का ये ख्याल था कि ये मशीन जो है जो हम बेच रहे हैं इसके ऊपर IBM का लेबल लगा हुआ है, मगर ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें एक छोटी सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मशीन के साथ एक बॉक्स के अंदर MS बेसिक और QDOS को शिप करना शुरू कर दिया अलग से। उनका ये ख्याल था कि अगर ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं भी बना हुआ, ये सॉफ्टवेयर सही नहीं भी चलेगा, तो हम हमेशा ये कह सकते हैं कि जी ये मशीन जो है ये हमने बनाई है, IBM ने बनाई है, मगर ये सॉफ्टवेयर हमने नहीं बनाया, तो ये फ़लानी कंपनी ने बनाया, अगर अच्छा नहीं है तो ये उनका मसला है। होता ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ होता है। इस एक गलती का खमियाजा जो है, इस एक डिसीजन का खमियाजा IBM भुगतेगी, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगी। फाइनली नवंबर 1980 में IBM पर्सनल कंप्यूटर बन जाता है, शिप हो जाता है। 1981 में दुनिया के बाज़ारों में, दुनिया की टेक्नोलॉजी की दुकानों में IBM PC पहली दफ़ा लोगों को देखने को मिलता है। पहले 2 महीने में सेल IBM PC की 13,500 यूनिट्स। अगले 2 साल में 5 लाख से ज़्यादा, 500,000 यूनिट सोल्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। दुनिया में कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आने वाला है, बल्कि आ चुका है। दुनिया में हर आदमी जो है वो कंप्यूटर ख़रीदना चाहता है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहता है। IBM अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही है। IBM पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में भी अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो अपनी ज़हानत पे अपने काम के ऊपर जश्न मना रहे हैं। इस बात से क़तई नज़र कि आज इस फैसले के बाद, इस कंप्यूटर के आने के बाद IBM का एरा दुनिया में ख़त्म होने लगा है। नया चैप्टर जो है वो कंप्यूटर की जंग में स्टार्ट होने वाला है, और वो नया चैप्टर क्या है? अटैक ऑफ द क्लोन्स, यानी वो कंप्यूटर कंपनीज़ जो IBM PC हार्डवेयर को कॉपी करके मार्केट में आने लगी हैं। 1982 में, यानी IBM पर्सनल कंप्यूटर के आने के अगले साल, 3 लोग, रॉड कैनियन, बिल मुर्टो और जिम हैरिस, ये 3 लोग टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो एक ज़माने में एक बहुत बड़ी और आज भी शायद एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको छोड़ते हैं और वो दुनिया की मार्केट में ये देखते हैं, अमेरिका की मार्केट में देखते हैं कि क्या कारोबार किया जा सकता है। उनकी नज़रों से IBM पर्सनल कंप्यूटर गुजरता है और वो उस कंप्यूटर को देखते हैं और वो समझते हैं कि ये जो हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ है IBM के अंदर, ये तो हम भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ जगह से कंपोनेंट्स सस्ते दाम खरीद के बिल्कुल इसी किस्म का कंप्यूटर असेंबल करके मार्केट में बेच सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट कंपनी के स्टार्ट
होने का टाइम है। ये उसका क़याम है जो IBM पर्सनल कंप्यूटर के क्लोन के तौर पे बनाई गई। पहले साल जब ये क्लोन मार्केट में आए कॉम्पैक की तरफ से, रेवेन्यू ऑफ कॉम्पैक कंपनी इन द फर्स्ट ईयर सेलिंग IBM पर्सनल कंप्यूटर क्लोन्स $111 मिलियन। ये कंप्यूटर जो थे कॉम्पैक के, ये दिखते भी IBM पर्सनल कंप्यूटर की तरह थे, कीमत इनकी आधी थी, और सॉफ्टवेयर इनमें कौन सा चलता था? माइक्रोसॉफ्ट। यानी ये चलते भी उसी तरह थे, दिखते भी उसी तरह थे, इंटरफेस भी इसी तरह का था। माइक्रोसॉफ्ट का 1982 कैलेंडर ईयर में रेवेन्यू $25 मिलियन, $25 मिलियन। कैलेंडर ईयर 1983 एंड 1984 ऑन द बेसिस ऑफ क्लोन्स, माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $98 मिलियन, जो उस ज़माने में ना IBM को समझ आई, ना एप्पल को समझ आई, ना कॉम्पैक को समझ में आई कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल क्रिएट होने जा रहा था। यानी एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें इनफिनिट रिपीटेबिलिटी थी, यानी जितनी दफ़ा मर्जी आप उसको बनाते जाओ, ओवरहेड कॉस्ट कुछ भी नहीं थी, प्राइस पॉइंट कंट्रोल कर सकते थे, बनाने की कॉस्ट कोई ख़ास नहीं थी। यानी सॉफ्टवेयर का बिजनेस मॉडल बनना जा रहा था। ये तमाम हार्डवेयर कंपनीज अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी, मगर असल कामयाबी उस ज़माने में, उस टाइम के दौरान सॉफ्टवेयर में थी। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो आगे चल के दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल बनने जा रहा था। अच्छा, इस वक्त हम माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करते चलें। इस वक्त एट दिस पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि उनको एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को भी अपने अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने देना चाहिए। तो एक कंपनी टेक्नोलॉजी वेंचर इन्वेस्टर्स से $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ली गई, यानी 5% कंपनी के एवज जो है वो $1 मिलियन लिए गए। ये बड़ी हैरत अंगेज सी डिसीजन थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना जो रेवेन्यू था साल का, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स था। तो $1 मिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। $1 मिलियन 5% ऑफ द कंपनी के हिसाब से उस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वैल्यूएशन की वो $20 मिलियन थी। यानी उस वक्त एक प्रॉब्लम ये था कि शायद माइक्रोसॉफ्ट को भी, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी सॉफ्टवेयर की वैल्यूएशन का तरीका नहीं आता था। यानी उनको ये आइडिया नहीं था कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी एक प्योरली सॉफ्टवेयर की कंपनी की वैल्यूएशन क्या की जाए। तो बहरहाल ये एक इन्वेस्टमेंट थी $1 मिलियन की, जो शायद माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए भी नहीं थे उस वक्त, मगर सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसमें एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट की। और वैसे आपको ये बताता चलूँ कि ये वाइड डाइल्यूशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी हिस्ट्री में की। इसके बाद कभी भी किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने डायरेक्ट डाइल्यूशन नहीं की माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मगर शायद उनको ये ज़रूरत थी कि उनका जो बोर्ड बने, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी थी, तो उनको अपने बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड मैनेज करा था माइक्रोसॉफ्ट को, उसके अंदर किसी किस्म के स्ट्रक्चर को ज़रूरत थी। अब ये वो ज़माना आ गया है जब नई नई कंप्यूटर इन्वेंशन हो रही, वो चीज़ें जो आप आज देखते हैं मार्केट के अंदर। एक कंपनी है ज़ीरॉक्स, बहुत मशहूर कंपनी है, आप सबको इसका नाम पता होना चाहिए। ये जो कंप्यूटर माउस आप इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ीरॉक्स ने बनाया था। अच्छा, ज़ीरॉक्स ने इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, जो माउस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये बड़ी मशहूर और मज़ेदार लेजेंड है कि एक लंच पे ज़ीरॉक्स ने स्टीव जॉब्स को बुलाया, जो एप्पल के फाउंडर थे, और वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही थी। तो वहाँ पे स्टीव जॉब्स ने पहली दफ़ा जो है वो जब माउस को देखा और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखा, तो उन्होंने जब जब मैक रिलीज़ किया, एप्पल मैकिन्टॉश, तो उन्होंने माउस को भी कॉपी कर लिया और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी कॉपी कर लिया। जो लोग इस बात को समझते हैं, इस वाक़े को सही तरह समझते हैं, उस लंच में एक और साहब भी थे, और वो साहब थे बिल गेट्स, जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी कॉपी किया। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि चार्ल्स सिमोन के नाम से एक साहब थे ज़ीरॉक्स कंपनी में, 1980 में उन्होंने पाउच कर लिया उनको, चार्ल्स सिमोन को माइक्रोसॉफ्ट में एज एन एम्प्लॉई रख लिया। और ये चार्ल्स सिमोन वो साहब हैं जिन्होंने सबसे पहली स्प्रेडशीट्स के ऊपर काम शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इनिशियल काम जो है वो चार्ल्स सिमोनी ने माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट किया। यानी नेक्स्ट स्टेप जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए था वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर आना था। और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो कारोबारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें अब माइक्रोसॉफ्ट फोरे करने लगी है। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी का अगला चैप्टर जो है
वो शुरू होने वाला है। जब एप्पल मैकिंटॉश 1984 में रिलीज़ हुआ तो बहुत कम लोगों को पता है कि उसके अंदर जो पहली कॉपी है MS एक्सेल की, जो स्प्रेडशीट थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, वो एप्पल मैक जो है वो उस स्प्रेडशीट के साथ रिलीज़ हुआ। जो एप्पल मैक को अगर आप इस्तेमाल करें और जो लोग आज यूज़ करते हैं एप्पल मैकिंटॉश में एक्सेल को, तो वो कहते हैं कि ये असल एक्सेल नहीं है, असल एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली एक्सेल पहली दफ़ा जो है वो एप्पल मैक के अंदर रिलीज़ की गई थी 1984 में। 1984 में एक्सेल के रिलीज़ होने से पहले 1983 में MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ कर चुका था और ये पहली रिलीज़ थी माइक्रोसॉफ्ट की जिसके साथ माउस रिलीज़ हुआ था। यानी उस बॉक्स के अंदर जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर था MS वर्ड का, उसके साथ एक माउस भी मिला करता था। फाइनली 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक बॉक्स के अंदर जो है वो MS ऑफिस का जो पहला वर्जन है वो रिलीज़ करना शुरू किया। ओरिजिनली इसका नाम जो था वो बिजनेस पैक फॉर माइक्रोसॉफ्ट था। इनिशियली इसके अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल हुआ करती थी और बाद में पावर पॉइंट जो है वो 1988 और 89 में इस पैकेज के अंदर ऐड हो गई। यानी कि ये बॉक्स के अंदर 3 सॉफ्टवेयर्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना के बेचना भी पहली इन्वेंशन थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने की। फाइनली 1985 में विंडोज़ 1.0 रिलीज़ हुई। जो लोग विंडोज़ 1.0 इस्तेमाल कर चुके हैं उनको भी ये पता है ये इंतहाई नाकिस सॉफ्टवेयर था, बिल्कुल ठीक नहीं चलता था, इसका इंटरफेस अच्छा नहीं था। यानी एक बहुत कामयाब स्ट्रेटजी नहीं थी। मगर उस वक़्त माइक्रोसॉफ्ट बेसिक भी बना रही थी, उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यानी MS ऑफिस भी बना रही थी, और उसके अलावा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भी बनाने की कोशिश करती। शायद माइक्रोसॉफ्ट का खुद भी ये ख्याल था कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ काम करेगी, तो उनको ये आइडिया नहीं था कि उनका फ्रेंचाइज सॉफ्टवेयर जो है, जो किलर ऐप है उनकी, वो इन तीनों में से कौन सी साबित होगी। मगर विंडोज़ 1.2 जो है वो जब शुरू में बनाई गई तो वो बहुत ज़्यादा कामयाबी से नहीं चली। मगर फिस्कल ईयर 1987 में माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $350 मिलियन। फिस्कल ईयर 1987 में माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $350 मिलियन। फिस्कल ईयर 1987-1988 माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $600 मिलियन। फाइनली 1990 में वो टाइम आता है जब विंडोज़ का सबसे अच्छा वर्जन उस वक्त तक का विंडोज़ 3.0 बाहर आता है। PC मैगज़ीन का एक आर्टिकल 22 मई 1990 में रिलीज़ हुआ और उसमें ये कहा गया कि विंडोज़ 3.0 जो है इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द कंप्यूटर इनटू अ मल्टीटास्क मशीन विद द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड द PC हैज़ कम ऑफ एज। यानी विंडोज़ 3.0 के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट के अंदर बहुत बड़ी और बहुत ज़ोर से माइक्रोसॉफ्ट की एंट्री हुई। बेहतरीन सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसको उस ज़माने का। फिस्कल ईयर 1990 में $1.2 बिलियन का रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट का जब विंडोज़ 3.0 शिप हुई। फर्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी टू पास $1 बिलियन, $1 अरब से बड़ा रेवेन्यू पहली दफ़ा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया था। फिस्कल ईयर 1991 रेवेन्यू $1.8 बिलियन। बिल गेट्स की उम्र 31 ईयर्स, यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड। ये इतनी अजीब सी बात है कि उस ज़माने में 1991 में दुनिया में सिर्फ 50 बिलियनर थे जिसमें से बिल गेट्स एक थे। और फाइनली 1992 में जिस वक्त हमें बिल गेट्स का सारी दुनिया में, एशिया में, अफ्रीका में बिल गेट्स का नाम मशहूर हुआ, 1992 में रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाते हैं। और वो वक्त जनवरी ऑफ 1993 माइक्रोसॉफ्ट IBM को मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर सरपास कर जाती है। यानी माइक्रोसॉफ्ट छोटी सी कंपनी, 2 लोगों ने शुरू की 1975 में, वो IBM जैसे जिनको सरपास कर जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो तब्दील हो जाती है। हार्डवेयर जो है वो पीछे रह जाता है, सॉफ्टवेयर आगे आ जाती है। और इस कहानी को, बिल गेट्स की कहानी को हम ख़त्म करेंगे 1995 में, जब साइमल्टेनियसली 2 इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुए, विंडोज़ NT और विंडोज़ 95। विंडोज़ NT जो है वो एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर था, यानी पहला सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्योरली दफ्तरों के लिए बनाया गया था। ये पहला सॉफ्टवेयर था जो अब आपको आम सी बात लगती है, मगर ये पहला सॉफ्टवेयर था जो एक दफ्तर में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में एक इंटरनल सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता था।
तो विंडोज़ NT के साथ एंटरप्राइज मार्केट को भी कॉर्नर कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये पहला दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको मैस मार्केट किया गया। यानी विंडोज़ 95 के बाद दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 80% 85% से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे चलना शुरू हो गए। विंडोज़ 95 के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे बड़ा फ्रेंचाइज था वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। आज हम विंडोज़ के नाम से माइक्रोसॉफ्ट को पहचानते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो विंडोज़ से नहीं हुई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं हुई थी, मगर विंडोज़ तकरीबन 20 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर रहा। August 24, 1995, the year that Windows 95 was released, माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $5.9 बिलियन 96 में, एक साल बाद जब विंडोज़ 95 रिलीज़ हुई, माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू $12 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट बिकम्स द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। $3 ट्रिलियन की आज मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी की, जो 20 साल के नौजवान ने अपने घर से स्टार्ट की। $3 ट्रिलियन, 3 खरब डॉलर आज उस कंपनी की वैल्यूएशन है, तो दो नौजवानों ने 20 साल की उम्र में स्टार्ट की अपने यूनिवर्सिटी के डॉम से। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ, और जो शायद सबको पता होनी चाहिए, कि विंडोज़ 95 के आने तक जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट में वो डॉस बेस थे। यानी उनके बेस के अंदर जो है वो डॉस सिस्टम था। वही डॉस जो माइक्रोसॉफ्ट ने $75,000 का ख़रीदा था। आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 10,000 से ज़्यादा मिलियनेयर्स जो है वो सिएटल एरिया में क्रिएट कर चुकी है। बहुत शुक्रिया।